हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं ईगल केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। अब कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आने लगा कि सर आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ाइए। हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और हम लोगों को समझ में नहीं आता, तो हम लोग अब डिसाइड किए हैं कि हिंदी मीडियम में भी अब एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं और उस बैच का नाम भी हम लोग संभव बैच ही रखेंगे। जिस तरीके से इंग्लिश मीडियम के बैच का नाम संभव बैच रखा गया है, उसी तरीके से हिंदी मीडियम के भी बैच को हम लोग संभव बैच रखेंगे। तो हम लोग संभव बैच में भी क्लास 11th और क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक, तो क्लास 11th और क्लास 12th में आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और आपका पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होता है, उसके बाद इसमें जितने भी टॉपिक हैं एक एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। एक भी टॉपिक आपका इसमें छूटने नहीं पाएगा और न ही एक भी प्रकार का क्वेश्चन छूटने पाएगा। आप यकीन मानिए, सारे प्रकार के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सारा थ्योरी कराऊंगा, एक भी थ्योरी छूटेगी नहीं। भले हिंदी में पढ़ाऊंगा, हिंदी में भले पढ़ाऊंगा, लेकिन आपका लेवल जो है वो जाएगा जेई और नीट तक। तो हिंदी मीडियम के छात्र भी परेशान न होइएगा कि सर हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम के बराबर कंटेंट नहीं देंगे। कंटेंट आपको बराबर मिलेगा। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ठोस अवस्था। तो एक जोश और जुनून के साथ आप कॉपी पेन उठाइए और जुट जाइए अपनी पढ़ाई में। चलिए आइए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट क्या होता है उसको पहले जानने से पहले हम लोग ठोस जानते हैं। ठोस क्या होता है? आप लोग ठोस बहुत दिन से पढ़े होंगे या ठोस के बारे में बहुत दिन से जानते होंगे या बहुत बार सुने होंगे। सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या होता है, चलिए आइए जानते हैं। आप लोग कक्षा 9 में पदार्थ के बारे में जाने होंगे, पदार्थ के बारे में सुने होंगे कि सर ने हमें सर बताया है कि पदार्थ वे होते हैं या वे वस्तुएं होती हैं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है, जिसमें आयतन होता है, जो जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर लेते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। फिर सर पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया। एक तो भौतिक वर्गीकरण किया गया, एक रासायनिक वर्गीकरण किया गया। सर भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ की अवस्था को हम लोग डिफाइन करते हैं। पदार्थ की अवस्था 5 होती है सामान्यतः, लेकिन हम 3 के बारे में अगर बताएं तो ठोस, द्रव, गैस है सर। तो ठोस एक पदार्थ की अवस्था है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा ठोस क्या है, एक पदार्थ की अवस्था है। तो आप इसमें ठोस के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ठोस पदार्थ की अवस्था है। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है। एक अवस्था है। क्या है? अवस्था है। दूसरा पॉइंट, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी का मतलब जो उसको बना रहे हैं, जिससे वो मिलकर बना है। ठोस देखिए परमाणु से मिलकर बना हो सकता है, अणु से मिलकर बना हो सकता है और आयन से मिलकर बना हो सकता है। तो ठोस के जो अवयवी कण है वो परमाणु, अणु तथा क्या होते हैं? आयन होते हैं। तो ठोस के अवयवी कण, ठोस में या ठोस के अवयवी कण, ठोस के अवयवी कण आपस में अंतराणुक आकर्षण बल द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं। आप लोग लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग। ठीक, अच्छा, अगर मजबूती से बंधे होंगे तो तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? अगर कोई भी कण अपने स्थान पर या बहुत तेजी से बंधा है तो क्या वह मुक्त रूप से गति कर सकता है? नहीं ना। इसके कारण पदार्थ के अवयवी कण, पदार्थ के या ठोस में पदार्थ के अवयवी कण
ठोस में पदार्थ के अवयवी कण अपनी स्थिति के इधर उधर गति नहीं कर पाते, गति नहीं कर पाते, बल्कि अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। 3 पॉइंट समझ में आया। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है? अगर अपनी स्थिति के इधर उधर गति कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें वेलोसिटी नहीं है। तो बताएं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर में m होता है मास मतलब द्रव्यमान, और v होता है वेलोसिटी मतलब वेग। क्या बोल रहा हूँ, देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। m का मतलब होता है द्रव्यमान, m का मतलब होता है द्रव्यमान, और v का मतलब होता है वेग। v का मतलब क्या होता है, वेग। तो द्रव्यमान और वेग का जब आप गुणा करेंगे, द्रव्यमान इंटू वेग के स्क्वायर का और हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। तो बताएं अगर v बराबर 0 है, v बराबर 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, हाफ m इंटू वी के स्थान पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। तो ठोस की जो अवयवी कण है उनकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है। बात समझ में आया। चलिए ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें क्या पाई जाती है, कठोरता पाई जाती है। ठोस में क्या पाई जाती है, कठोरता पाई जाती है, कठोरता पाई जाती है, पाई जाती है। ओके, चलिए अब इसके बाद ठोस का हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन, ठोस का देखने वाले हैं वर्गीकरण। ठोस को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है कि या कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, चलिए आइए देखते हैं। ठोस का वर्गीकरण, ठोस को हम लोग इसमें जो अवयवी कण है उपस्थित उनकी व्यवस्था के आधार पर इसे 2 भागों में बांटेंगे। तो ठोस में उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को 2 भागों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पर, देखिएगा ठोस में उपस्थित अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को 2 भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब एक एक करके हम लोग न पढ़ करके दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस और क्या होता है अक्रिस्टलीय ठोस। आइए जानते हैं। एक तरफ आप लिखिए क्रिस्टलीय ठोस, दूसरी तरफ लिखिए अक्रिस्टलीय ठोस। इधर मैं लिखता हूँ क्रिस्टलीय ठोस और दूसरी तरफ लिखता हूँ अक्रिस्टलीय ठोस। देखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं, एक बार नाम बता देता हूँ इंग्लिश में। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसको बोलते हैं आपका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए
क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में एक एक पॉइंट देखते हैं, या मतलब जितने पॉइंट देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में उतने ही पॉइंट देखेंगे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक, चलिए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। जैसा कि मैं शुरुआत में बताया कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। समझिए, अगर देखा जाए ईंट जो होता है, गांव में जब घर बनता है तो ईंट आता है भट्टे पर से, तो ईंट को एक क्या है कि कभी कभी एक बढ़िया सा अरेंजमेंट में रखा जाता है। जो बढ़िया ईंट होता है उसको जोड़ करके बढ़िया एक छल्ली बना दी जाती है। लेकिन अगर बात करें अद्धे को, तो अद्धा क्या होता है, ऐसे ताली से पलट दिया जाता है कि नहीं। तो अगर मैं अरेंजमेंट देखा जाए तो वहां पर जो ईंटों का अरेंजमेंट है, जब ईंट को जोड़िया अगर बढ़िया से रखा गया है तो वहां पर अरेंजमेंट बताएं क्या है, एक अच्छी तरीके से है कि नहीं, एक अच्छी व्यवस्था या एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया है प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर अद्धे को बात करें तो ऐसे जहां की नहीं खेल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो वहां पर अरेंजमेंट कैसा है, एक अच्छी व्यवस्था नहीं है, एक जैसी व्यवस्था नहीं है, अलग अलग व्यवस्था है। तो समझिएगा क्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं उसमें एक निश्चित तरह की व्यवस्था, एक जैसी व्यवस्था लंबी दूरी तक पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या होती है, लंबी दूरी नहीं पाई जाती। समझिए क्या बोल रहा हूँ। क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण है, ये क्या है, अवयवी कण। अब ये अवयवी कणों की जो व्यवस्था है क्रिस्टलीय ठोस में एक जैसी होगी। कैसी होगी, एक जैसी। अब देखिए एक जैसी है कि नहीं, यहाँ पर देखिए आप, एक जैसी है कि नहीं। एक जैसी का मतलब समझिए कि क्या, इसके बाद इतनी दूरी पर ये, फिर इतनी दूरी पर ये, फिर इतनी दूरी पर ये, ऐसे देखिए यहाँ पर भी इतनी दूरी पर, फिर इतनी दूरी पर, फिर इतनी दूरी पर, फिर इस तरीके से यहाँ पर भी एक रेगुलर, इस यहाँ पर एक निश्चित व्यवस्था आप एक समझ सकते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट अंग्रेजी में बोलेंगे, या एक जैसी व्यवस्था लंबी दूरी तक। इसी तरीके से आगे भी होगी बच्चों, मैंने आगे बनाया नहीं है, आप समझ जाइए, आगे भी इसी तरीके से होगी। यहाँ पर बात करें अक्रिस्टलीय ठोस में एक जैसी व्यवस्था नहीं पाई जाएगी। हो सकता है कुछ दूरी पर ऐसा हुआ, लेकिन इसके बाद ये हो गया, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसे हो गया इस तरीके से। तो एक जैसी व्यवस्था बिल्कुल पाई ही नहीं जाएगी यहाँ पर, कहीं पर भी एटम कुछ भी रहेगी या व्यवस्था जो भी रहेगी बड़ी छोटी दूरी तक एक जैसी होगी, बड़ी छोटी दूरी तक एक जैसी होगी, मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो बहुत कम दूरी तक ये जो अवयवी कण है एक जैसी व्यवस्था बना रहे हैं। यहाँ पर दीर्घ परास व्यवस्था होगी कि लघु परास व्यवस्था। देखिए अगर किसी ठोस में एक जैसी व्यवस्था लंबी दूरी तक है एक जैसी, तो वो क्या होगा, दीर्घ परास व्यवस्था। और अगर लंबी दूरी तक ना होकर के यहाँ तक गए, सेम मिला फिर डिफरेंट मिल गया, फिर सेम मिला फिर डिफरेंट हो गया, तो वो होगी लघु परास व्यवस्था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसमें पहला पॉइंट, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था, ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था या एक जैसी व्यवस्था, एक जैसी व्यवस्था लंबी दूरी तक पाई जाती है, लंबी दूरी तक पाई जाती है, उसे क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक लंबी दूरी तक व्यवस्था एक जैसी है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, आप लिख लीजिए ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था एक या एक जैसी व्यवस्था लंबी दूरी नहीं छोटी दूरी तक पाई जाती है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। बात समझ में आया। चलिए दूसरा पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, अगर एक जैसी व्यवस्था लंबी दूरी तक है तो इसे दीर्घ परास व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, दीर्घ परास व्यवस्था। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, व्यवस्था पाई जाती है। तो इसमें बताएं क्या होगा, लघु परास व्यवस्था पाई जाएगी, लघु परास व्यवस्था पाई जाएगी, व्यवस्था पाई जाएगी। ओके, चलिए अब तीसरा पॉइंट बात करें। तीसरा पॉइंट क्या होगा,
देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, कितना होगा कितना नहीं। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, इसका गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। हो सकता है एक ही चीज हो, एक ही ठोस है, लेकिन उसका गलनांक कभी 40 हो, 40 डिग्री सेल्सियस, कभी 50 डिग्री सेल्सियस, कभी 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका गलनांक निश्चित नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, तो इसका गलनांक या क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। इसमें लिखेंगे आप निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। चौथा पॉइंट क्या होगा, अगर हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को काटे चाकू से, छुरी से जब काटोगे ना तो एक प्लेन मिलेगी, समतल प्लेन मिलेगी, बिल्कुल एकदम से चिकनी। ठीक, चाकू से या किसी भी चीज से काटिए, चाकू वैसे नहीं। लेकिन अगर आप इसको काटो और क्रिस्टलीय ठोस को, तो चाकू से काटो चाहे जिससे काटो, खुरदुरी प्लेन मिलेगी। जो प्लेन मिलेगी ना, खुरदुरी होगी। तो आप लिख सकते हो क्रिस्टलीय ठोस को काटने पर चिकनी सतह प्राप्त होती है। लेकिन अगर बात करें अक्रिस्टलीय ठोस की, तो एक खुरदुरी सतह प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एक खुरदुरी सतह प्राप्त होती है। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या है अगला पॉइंट। 4 पॉइंट हो गए बच्चों। 5वां पॉइंट देखिए क्या लिख सकते हैं, इसे जो है वास्तविक द्रव कहते हैं। 5वां पॉइंट, इसे वास्तविक द्रव कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? आभासी द्रव। इसे कहते हैं आभासी द्रव। ऐसा क्यों भाई, आभासी द्रव इसे क्यों कहते हैं? क्या यह ठोस नहीं है? अगर ठोस है तो इसे आभासी ठोस या आभासी ठोस क्यों कहते हैं? आभासी ठोस कहते हैं, देखिए इसलिए कहते हैं क्योंकि ठोस जानते हैं आप, उसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। लेकिन जो आपकी खिड़कियां होती हैं, खिड़कियों में जो कांच का दरवाजा लगा होता है, उसको बहुत लंबे समय अंतराल तक देखा जाए ना, ऊपर से पतला नीचे मोटा हो जाता है। अच्छा, ऊपर पतला नीचे मोटा तभी होगा जब ऊपर से कांच बह कर नीचे आई हो, तो ऊपर पतली नीचे मोटी हो जाएगी। जबकि ऐसा ठोस में होता नहीं भाई। ठोस का तो प्रॉपर्टी अलग है ना, उसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर तो बहने का गुण पाया गया, इसलिए इसे आभासी ठोस कहते हैं। ठीक, इसे वास्तविक ठोस इसलिए कहते हैं इसे, क्योंकि दुनिया में या नेचर में जितने भी ठोस एग्जिस्ट करते हैं, उपस्थित हैं, वो सामान्यतः कौन से हैं? क्रिस्टलीय ठोस। इसी कारण इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है। अगला पॉइंट, 6वां पॉइंट, यह विषमदैशिक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। और ये कैसा? समदैशिक। यह समदैशिक गुण प्रदर्शित करता है। अब ये होती क्या है? समदैशिक विषमदैशिक मैं बताऊंगा। चलिए विषमदैशिक समझिए क्या होता है पहले, तो समदैशिक ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं विषमदैशिक की बात कर रहा हूँ, तो ये बताएं इसमें क्या क्या चीजें हैं। विषम का मतलब समझ रहे हैं ना, भिन्न भिन्न। दैशिक मतलब दिशा, तो विषम दैशिक का मतलब भिन्न भिन्न दिशा। भिन्न भिन्न दिशा में अगर जाएं आप, भिन्न भिन्न गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म ऐसा समझिए। भौतिक गुणधर्म मतलब समझ जाइए क्या मैं बोल रहा हूं। कोई ठोस है, ठोस के एक डायरेक्शन में जाएं और उसके मतलब इस डायरेक्शन में जाओ, उसके बाद डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएं, तो क्या होगा? इसकी कुछ ऐसी भौतिक गुण होंगे, जो क्रिस्टलीय ठोस होगा उसके कुछ ऐसी भौतिक गुण होंगे, इधर चलोगे तो अलग मिलेगा, इधर चलोगे तो भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने पर भिन्न भिन्न भौतिक गुणधर्म प्राप्त हो रहा है। तो जो प्रॉपर्टी ऐसी प्रकृति की होगी कि भिन्न भिन्न दिशाओं में चलने पर भिन्न भिन्न हो जा रही है एक ही ठोस की, तो वो क्या हो जाएगा? वही ठोस क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। और वही प्रॉपर्टी क्या होगी? विषमदैशिक गुण होगी, या वही गुण क्या होगा? विषमदैशिक गुणधर्म होगा।
समझिए, जैसे अगर परिभाषा लिखनी हो तो परिभाषा क्या, ऐसी भौतिक गुण, किसी ठोस के ऐसे गुणधर्म जो भिन्न भिन्न दिशाओं में या जो पदार्थ की दिशात्मक व्यवस्था पर निर्भर करते हैं, उन्हें विषमदैशिक गुणधर्म कहते हैं। क्या लिखिएगा, विषमदैशिक गुण क्या होता है? ठोस के ऐसे भौतिक गुणधर्म जो ठोस के अवयवी कणों, ठोस के ऐसे भौतिक गुणधर्म जो ठोस के अवयवी कणों की दिशात्मक व्यवस्था पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विषमदैशिक गुणधर्म कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए, जैसे यहां पर मैं बनाता हूं, अब देखिए यहाँ पर इसके अवयवी कणों के बीच डिस्टेंस कम है, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर नीचे क्या है, ज्यादा है। तो कुछ ऐसे गुणधर्म होंगे जो इधर चलोगे दूसरी मिलेगी, इधर चलोगे दूसरी, जैसे में विद्युत चालकता, विद्युत चालकता और उष्मा चालकता, उष्मा चालकता और अपवर्तनांक। ठीक, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे गुणधर्म है किसी भी ठोस के जो किस पर निर्भर करते हैं, जो पदार्थ की जो अवयवी कण है उनकी दिशात्मक व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। अलग अलग दिशाओं में चलेंगे तो अलग अलग, मतलब ये गुण इधर चलोगे आप एक ही ठोस में तो कुछ और मिलेगा, इधर चलोगे तो आप कुछ और पाओगे। ठीक, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर समदैशिक, समदैशिक का मतलब क्या हुआ? भिन्न भिन्न दिशा में चलेंगे अगर आप, समदैशिक का मतलब भिन्न भिन्न दिशा में चलने पर समान गुणधर्म प्राप्त होगा, भिन्न भिन्न गुण दिशा में चलने पर समान गुणधर्म प्राप्त होगा। देखिए जैसे यहां पर तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट है नहीं, आप चाहे इस डायरेक्शन में चलिए, चाहे इस डायरेक्शन में चलिए, चाहे इस डायरेक्शन में चलिए, आपको हर एक डायरेक्शन में लगभग एक जैसी अरेंजमेंट प्राप्त होगी, बिल्कुल इरेगुलर। तो जो इधर चलोगे तब मिलेगी फिजिकल प्रॉपर्टी, वही इधर मिलेगी, वही इधर। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ? भौतिक गुणधर्म की बात कर रहा हूँ इनकी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होंगी? अक्रिस्टलीय ठोस में अलग अलग दिशा में चलोगे फिर भी क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। तो इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे हम लोग समदैशिक गुणधर्म। क्या बोलेंगे इन्हें? समदैशिक। तो समदैशिक कौन होते हैं? अक्रिस्टलीय। विषमदैशिक कौन होते हैं? क्रिस्टलीय।